राधिका जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। वहीं उसका पति मनीष उसका टिफिन पैक कर रहा था। राधिका, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। नया स्कूल है और गांव वाले इलाके में है, तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगी। जिस पर राधिका कुछ नहीं कहती, बस अपने पर्स में अपना जरूरी सामान डालती रहती है। राधिका, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मेरी वजह से तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ, उस हेडमास्टर की वजह से हुआ है। जिस पर एक झटके से पलटते हुए वो बोली, हाँ, उस हेडमास्टर की वजह से हुआ है, पर तुम्हें हीरो बनकर आने को किसने कहा था? अगर तुम हेडमास्टर को थप्पड़ ना मारते तो वो मेरा ट्रांसफर ना करवाता। एक तो इतनी मुश्किलों से शहर में स्कूल मिला था, और अब मैं जाऊं गांव में, वो भी हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर। अब मुझे डेली अप डाउन करना पड़ेगा। राधिका के पास आते हुए मनीष कहता है, राधिका, वो तुम्हें तंग करता था, तुम्हारे साथ बदतमीजी करता था, और ये मैं कैसे सह लेता? और तुम कंप्लेंट पहले से करती आ रही हो, पर कुछ हुआ नहीं ना? बट स्टिल मेरे परिचय हैं कुछ, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र फिर से यहीं पर करवा दूंगा, पर किसी अच्छे स्कूल में। बस थोड़े दिन एडजस्ट कर लो। मुंह बनाकर राधिका टिफिन उठाती है और जाने लगती है, जिस पर पीछे से मनीष टोकता है, राधिका, टीका भूल चली हो ना फिर से तुम? कितनी बार कहा है जब भी बाहर जाओ हनुमान जी को माथा टेक कर उनका टीका लगाकर बाहर जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। राधिका रुकी। मनीष ने उसे टीका लगाया और राधिका अपनी स्कूटी उठाकर चली गई। राधिका लखनऊ में अपने पति के साथ रहती थी, जहां पर उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में हेड ऑपरेटर था और राधिका प्राइमरी स्कूल में टीचर। राधिका का ट्रांसफर करवा दिया गया था लखनऊ से दूर एक गांव में, जो बाराबंकी के करीब था, और वह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था। किसी तरह यहां वहां पूछ पूछ कर राधिका उस गांव में पहुंची और उसे वो प्राइमरी स्कूल मिल गया। स्कूल की हालत देखकर लग रहा था कि जो पैसा सरकार इस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए भेजती है, उसे यहाँ के उच्च अधिकारी आपस में बांटकर खा लेते हैं। और बहुत से सरकारी स्कूलों का यही हाल है। उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार तो काफ़ी पैसा भेजती है, पर जो वहाँ के उच्च अधिकारी होते हैं, गलत टेंडर पास करके बहुत से पैसे रख लेते हैं और डेवलपमेंट हो नहीं पाती। खैर, वो फर्स्ट क्लास में पहुंचती है, जहां पर बस 5 से 6 बच्चे आए हुए थे। घंटी बजी और उसने पढ़ाना शुरू किया। जब स्कूल के टीचर्स उसके पास आए, उन्होंने राधिका से बात करी और वहाँ के हेडमास्टर भी काफ़ी अच्छे थे। भले ही वो गांव पिछड़ा था, स्कूल उतना अच्छा नहीं था देखने में, पर यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा था। और अब वो पहले की तरह चिड़चिड़ी भी नहीं रहती, क्योंकि पहले के स्कूल का स्टाफ बहुत बदतमीज था और बहुत खिजी रहती थी। पर अब वो खुश रहने लगी और जिससे उसका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुधर गया। 1 महीना बीत गया, सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर आई, उसे पैरों के निशान दिखाई दिए। निशान लाल रंग के, और वो निशान उसके क्लास की ओर जा रहे थे। पर हैरानी की बात थी, जा रहे हैं कि आ रहे हैं, वो ये समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये कदम उसकी क्लास से होते हुए बाहर जा रहे हैं, पर क्लास के अंदर आने का कोई निशान था ही नहीं। खैर, सफाई वाली आती है, स्कूल साफ होता है और वो निशान भी गायब हो जाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन और हुआ और उसे ये निशान दिखाई देने लगे। राधिका के दिमाग में ये बात बार बार घूमने लगी। उसने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मंजू मैम, जो क्लास 3rd में पढ़ाती थी, उनसे एक बात डिस्कस करी और पूछा कि क्लास में रोज कौन आता है। और इस लाल कदम के बारे में सुनते ही मंजू मैम एकदम से हैरान हो गई। उन्होंने राधिका के पेट को छुआ, जिस पर राधिका काफ़ी हैरान हुई। उसे अजीब लगा। मैम, बुरा मत मानिएगा, पर जब आप आज घर जाएं तो जाते हुए ना प्रेगनेंसी किट लेकर जाइएगा और कल चेक करिएगा, देखिए कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। मंजू मैम ने कहा। यह सुन राधिका एकदम से हैरान हुई और खड़े होते हुए बोली, मतलब मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ और आप बात को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं?
और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मुझे पता है। जिस पर मंजू मैम उसे समझाती हैं कि आप एक बार ऐसा करिए, जिस पर राधिका ऐसा ही करती है। अगले दिन की सुबह होती है। मनीष को ज़रूरी काम था तो वो ऑफिस जल्दी चला गया। वहीं पर राधिका ने चेक किया तो सच में वो प्रेग्नेंट थी और इससे वो काफ़ी खुश हुई। उसने तुरंत मनीष को कॉल लगाया पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। खैर, उसने सोचा वो शाम को उसे फेस टू फेस बताएगी और वो अपने स्कूल पहुंची। उसने खुशखबरी मंजू को बताई, पर खुश होने की बजाय मंजू परेशान हो गई। ऐसा लगने लगा कि उसे कुछ पता है, कुछ ऐसा जो वो राधिका को बताना चाहती है और जिसके बारे में उसका जानना बहुत ज़रूरी है, पर वो कैसे बताए। वो काफ़ी उलझन में थी। राधिका ने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, वो परेशान क्यों है। जिस पर मंजू कहती है, सुनो राधिका, प्रेगनेंसी में लीव मिलती है पर सिर्फ 6 महीने की। जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाएं, तुम 6 महीने की लीव ले लेना और डिलीवरी से पहले इस गांव में मत आना। और सुनो, वो जो लाल कदम है ना, उनके पीछे पीछे मत जाना। और अगर रास्ते में कोई तुम्हें औरत दिखाई दे जिसने हाथों में बच्चा पकड़ा हो और लंबा घूंघट लिया हो, उसके पीछे मत जाना। जैसे तुम्हें दिखाई दे बस वहां से चले जाना। और प्लीज इन बातों का ध्यान रखना। यह सुन राधिका एकदम से हैरान हो गई कि मंजू आखिर ऐसा क्यों कह रही है और वो परेशान क्यों है। मंजू गई, उसने स्कूल के सभी स्टाफ को ये बात बताई, जिस पर सिर्फ अब मंजू ही नहीं, स्कूल के सभी स्टाफ वाले परेशान थे। वो उसे कहने लगे कि वो टाइम पर छुट्टी ले ले और अब उसका खास ध्यान रखा जाने लगा। हेडमास्टर छुट्टी होते ही उसे रोज गांव के बाहर तक छोड़ के आते। पर धीरे धीरे ये सब चीजें राधिका को परेशान करने लगी। उसने ये बात मनीष को भी बताई तो उसका कहना था कि शायद वो उसके लिए चिंतित है। पर आखिर ऐसी क्या वजह थी और ऐसा क्या था, राधिका बस सोचे जा रही थी। और एक दिन छुट्टी हुई। बाहर बिजली कड़क रही थी और बारिश होने वाली थी। काले बादल छाए हुए थे और हवाएं चल रही थी। बच्चे जा चुके थे और आज टीचर्स की ट्रेनिंग थी, पर हेडमास्टर ने राधिका को कह दिया था कि उसे जाने की जरूरत नहीं है और वो आज जल्दी स्कूल बंद करके चली जाए। राधिका स्कूल में अकेली थी। वो बस क्लासेस बंद कर रही थी कि तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। उसने यहां वहां देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था और अब तक राधिका को 3 महीने लगभग हो चुके थे। एकदम से बूंदें पड़ने लगी। राधिका जल्दी से स्कूटी निकालती है और निकल जाती है अपने घर की ओर। पर जैसे ही वो गांव के आधे रास्ते में पहुंचती है कि बारिश तेज हो जाती है। वो रुकी और एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जिसने हाथों में एक बच्चा पकड़ा हुआ था और काफी लंबा घूंघट लिया था। भले ही उसने घूंघट लिया हुआ था, पर राधिका ये समझ रही थी कि वो उसे देख रही है। राधिका बारिश के रुकने का वेट कर रही थी, पर वो औरत जो उसके पीछे खड़ी थी वो धीरे धीरे राधिका के पास आती जा रही थी। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? राधिका ने उससे पूछा, जिस पर वो धीमे से कहती है, तुम्हारे पेट में एक एक बच्चा है ना? राधिका एकदम से हैरान हुई कि इसे कैसे पता चला। उसने अपने कदम पीछे किए कि तभी उस औरत ने जो बच्चा पकड़ा था उससे खून बहने लगा। राधिका ने गौर से देखा तो उस बच्चे की आंखों से खून बह रहा था। वो बच्चा मरा हुआ था। वो कुछ सोचती कि वो रोने लगा। वो औरत थोड़े भारी आवाज में कहती है, मुझे अपना बच्चा दे दो। जिस पर राधिका अपनी स्कूटी की ओर भागी। उसने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तेज हंसी चारों ओर गूंजने लगी। तेज हवा चली, उस औरत का घूंघट हवा में उड़ा और अब राधिका उसका चेहरा साफ साफ देख पा रही थी।
एक पूरा जला हुआ चेहरा जिसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी और बड़ी बड़ी आंखें राधिका को देख रही थी। होठ जल चुके थे और उसमें से उसके बस दांत दिखाई दे रहे थे, जो काफी डरावना लग रहा था। राधिका देखकर समझ गई कि कोई इंसान नहीं है। राधिका ने स्कूटी छोड़ी और भागना शुरू किया, पर आसपास बस बगिया खेत ही थे। वो पेड़ों से टकराती टकराती यहाँ वहां भाग रही थी कि एकदम से उसके पैरों को किसी ने पकड़ा, जिससे वो नीचे गिर गई। वो पेट के बल गिरने वाली थी, पर राधिका ने किसी तरह खुद को संभाला और वो पीठ के बल गिरी, जिससे उसके पीठ पर चोट लग गई। वो उठ नहीं पा रही थी। उसे अपने आसपास से पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी, और ये वही पायल की आवाज़ थी जो उसे स्कूल में सुनाई दी थी। तभी उसने देखा उसके आसपास वही लाल कदम बन रहे हैं। वो डरने लगी कि तभी उसे दूर से कदमों की आवाज़ आई। दूर से एक शख्स उसे आता हुआ दिखाई दिया, जिसने केसरी रंग का कुर्ता, सफ़ेद धोती और हाथों में डंडा लिया हुआ था। उसके माथे पर वही टीका था जो टीका रोज मनीष उसे लगाता है, पर आज बारिश की वजह से राधिका के माथे से वो टीका मिट चुका था। उस शख्स के आते ही वो कदम गायब हुए। वो हंसी की आवाज़ गुम हो गई और राधिका को अच्छा लगने लगा। उस शख्स ने राधिका को सहारा देकर उठाया, उसे स्कूटी के पास लेकर गया। राधिका ने उसका धन्यवाद किया कि तभी वो शख्स बोला, बेटी अपना ध्यान रखो, और तुम्हारा पति तुम्हें टीका लगाता है ना रोज, आज कैसे मिट गया? अच्छा, तेज बारिश हो रही है, रुको। इतना बोल उसने अपने माथे के टीके से थोड़ा टीका राधिका के माथे पर लगाया। बेटी, प्रभु राम सबकी रक्षा करते हैं, अब ध्यान से जाना और सुनो, पीछे मुड़कर मत देखना। राधिका ने उसका धन्यवाद किया और स्कूटी स्टार्ट करनी चाहिए, और अब की बार स्कूटी पहली बार में स्टार्ट हो गई। राधिका निकल गई। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि एकदम से उसने सोचा, उस आदमी को कैसे पता चला कि मेरा पति रोज मुझे टीका लगाता है? और एक मिनट रुको, वो केसरी कुर्ता, सफेद धोती और हाथों में डंडा, कहीं वो, हे भगवान, मैं कैसे इतनी अंधी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। आज तो सच में हनुमान जी ने मेरी रक्षा कर ली। मनीष सच ही कहता था और मैं उसकी बातों को अंधविश्वास मानती थी। हे भगवान, अगर आज आप ना होते, न जाने क्या होता। मन में बात करते करते वो घर पहुंची और जो जो हुआ उसने मनीष को बताया। मनीष और राधिका हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाते हैं और नमन करके उनका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद राधिका ने मंजू को फोन मिलाया और ये सारी बातें उसे बताई, जिस पर मंजू ने जो राधिका को बताया, उससे राधिका और मनीष दोनों अंदर तक सिहर गए। मंजू ने बताई राधिका को उस औरत की कहानी। दरअसल उस गांव में बहुत सालों पहले एक लड़की रहती थी, नंदिनी, जो काफी गरीब थी, और वो वहां पर ठाकुर के घर झाड़ू पोछा और उनके पशुओं के गोबर को उठाने का काम करती थी। पर ठाकुर के छोटे बेटे महिपाल की नज़र उसके ऊपर ठीक नहीं थी। उसने उसे प्रेम के जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किए। पर जब नंदिनी प्रेग्नेंट हो गई तो उसने उसे मारना चाहा। उसे डर था कि नंदिनी शायद ढिंडोरा पीट कर सबको बता देगी और उसके परिवार की बदनामी होगी, और यही डर ठाकुर परिवार को भी था। वो उसे मरवाना चाहते थे। उन्होंने उसे जलाने का सोचा और उसे जला भी दिया, पर वो किसी तरह बचकर भाग निकली और पूरे गांव में मदद की गुहार लगाती हुई भागती रही, पर किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ठाकुर परिवार से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। वहीं गांव में एक तालाब था। आग बुझाने के लिए उस तालाब की ओर भागी, पर रास्ते में काफी कांटे थे, जिस पर उसका पैर पड़ा। उसके पैर से खून बहने लगा और वो जैसे जैसे भागती पीछे पीछे अपने निशान छोड़ती जाती, खून से सने पैरों के निशान। पर तालाब तक पहुंचने से पहले ही वो मर गई और गांव वालों ने उसे उस तालाब में फेंक दिया, जिसे मछलियां खा गई और उसके साथ ही
उसके अजन्मे बच्चे को भी। पर इसके बाद उसकी आत्मा भटकने लगी। कोई भी बाबा, पंडित, मौलाना उसकी आत्मा को शांत न कर पाया। उस आत्मा ने ठाकुर के परिवार को मार दिया और गांव वालों को भी उसने माफ नहीं किया। गांव में जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती तो उसके घर में फेरी लगाती और मौका देखकर उसके बच्चे को मार देती। मंजू ने राधिका से कहा कि भगवान का शुक्र मनाओ तुम बच गई, वरना वो तुम्हारे बच्चे को भी मार देती। और आज भी गांव में जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो ये गांव छोड़कर अपने रिश्तेदार के घर या मायके चली जाती है, और जब तक बेबी नहीं होता तब तक इस गांव में नहीं आती। राधिका को सारी बात समझ आई कि क्यों जैसे उसने मंजू को बताया कि उसने लाल कदम देखे हैं, तो मंजू ने कहा कि तुम देखो, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, और 6 महीने की लीव लेने को कहा। खैर, उसके अगले ही दिन राधिका ने लीव ले ली और इसी समय के बीच में मनीष ने उसका ट्रांसफर वापस से लखनऊ में किसी और स्कूल में करवा दिया। पर ये जो भी हुआ था राधिका के लिए एक बुरे सपने की तरह था जो वो कभी भी भुला नहीं पाई। खैर, उनका बेटा हुआ और उन्होंने उसका नाम मारुति रखा, क्योंकि हनुमान जी की वजह से ही उनका बेटा बच पाया था।